हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हमारा 7th वीडियो लेक्चर है इतिहास लेखन के ऊपर और ये वीडियो लेक्चर रांकेवादी परंपरा के ऊपर है। ये वीडियो लेक्चर हमारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही यूजीसी नेट लेक्चरशिप के लिए भी, और साथ ही साथ एमए हिस्ट्री में जो हमारा हिस्टोग्राफी नामक पेपर चलता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर MHI 03 एक कोर्स कोड चलता है हिस्टोरियोग्राफी, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने के कारण एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, जिससे साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे और वीडियोज मिलती रहें। अब हम अपना जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। रांकेवादी परंपरा। तो जो रांके थे उनका पूरा नाम क्या था? लियोपोल्ड फोन रांके था। इनका जन्म 1795 को हुआ था। इनकी डेथ 1886 में हुई। 19th सेंचुरी के ये जर्मन हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे। उन्होंने अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक भी माना जाता है। इतिहास लेखन की सर्वथा नई परंपरा इन्होंने जो शुरू की वो आज भी इतिहास लेखन का एक प्रमुख तरीका बना हुआ है। रोंके से पहले एडवर्ड गिब्बन जो 1737 में जिनकी बर्थ हुआ और 1794 में इनकी डेथ हुई। 1776 और 1780 के बीच प्रकाशित अपनी शानदार पुस्तक गिब्बन की सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक कौन थी? डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के जरिए आधुनिक इतिहास के क्षेत्र में अपनी विद्वता स्थापित की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक को उपलब्ध स्रोतों और एविडेंस के आधार पर आधारित किया। तो गिब्बन, वॉलेटर, हुम आदि जैसे अन्य लोगों के साथ जिन्होंने 18th सेंचुरी में ऐतिहासिक अंशों को लिखा, उनकी पुस्तक में अनेक खामियां थी। ये कमियां आमतौर पर 18वीं शताब्दी के यूरोप में इतिहास विषयक अनुसंधान की प्रकृति के कारण थी। उन समस्याओं को निम्न रूप से चिन्हित किया जा सकता है। तो उन जो गिब्बन था, वालेटर था और जो ह्यूम था, इन्होंने जो इतिहास लेखन लिखा उनके इतिहास लेखन में कौन कौन सी कमियां रही तो उनको हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव था। तो इन लोगों ने जितने भी इतिहास लेखन पर कार्य किया उसमें क्या है? क्रिटिसिज्म का अभाव था। गिब्बन को छोड़कर 18वीं शताब्दी के अधिकांश इतिहासकार अनुभवात्मक विवरण देने की प्रति गंभीर नहीं थे। इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोगों के अंदर अपने स्रोतों के संबंध में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव था। सेकेंडली, प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों का अभाव। तो जो प्राइमरी सोर्सेज थे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की भी लेगेसी थी। प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता भी एक समस्या थी। अधिकांश सभी लेखागार जो आर्काइव्स थे वो क्या है, जो स्कॉलर्स थे उनके लिए खुले नहीं थे। इसके अलावा जो अधिकांश जो राजा महाराजा हुए अपने यहाँ सेंसरशिप का पालन करते थे और ऐसी पुस्तकों तथा ब्योरों के प्रकाशन की उनको परमिशन नहीं देते थे। इसी के साथ जो कैथोलिक चर्च था यूरोप में, स्पेशली यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं, कैथोलिक चर्च भी उस समय बहुत ही पावरफुल था और चर्च की आलोचना करने वालों की पुस्तकों के प्रकाशन को रोकने के लिए अपनी खुद की सेंसरशिप लगाने में समर्थ था। नंबर 3, विधिवत रूप से पढ़ाया नहीं जा रहा था। इससे जुड़ी एक और समस्या विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास को विधिवत रूप से न पढ़ाए जाने से संबंधित थी। इसी वजह से इतिहासकार किसी टीम की तरह काम न कर व्यक्तिगत तौर पर काम करते थे। ऊपर बताई गई समस्याओं में से अनेक पर काबू पाना संभव हो सका। ऐसा फ्रांसीसी क्रांति की वजह से आए अनेक राजनीतिक सुधारों के कारण हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। तो बहुत उस क्रांति के बाद क्या है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए। इस क्रांति ने मानव स्वभाव और मानव समाज के बारे में अनेक विचारों और अवधारणाओं में परिवर्तन ला दिया। इसी साथ ही साथ नई आलोचनात्मक पद्धति और जो सोर्स बेस्ड ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में डेनमार्क के विद्वान बर्तोल्ड जोर नीबर 1776 में इनका जन्म हुआ और 1830
1 में इनकी डेथ हुई, को आमतौर पर प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम लिखने के लिए विभिन्न स्रोतों से जो स्टडी किया उसमें भाषाई अध्ययनों और पाठ के विश्लेषण की उन्नत पद्धति का इस्तेमाल किया। तो बर्तोल्ड जॉन नीबर की बुक का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ रोम, जो काफ़ी फेमस रही थी उस टाइम। उनकी यह पुस्तक 1812 में प्रकाशित हुई थी। 1806 से नीबर ने परसा में काम किया और हाल ही में स्थापित बर्लिन विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी। जॉर्ज नीबर ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा और इसमें लीवी के कार्यों की आलोचना की। तो जो लीवी थे, बर्लिन ने क्या है जो का इतिहास कार्य किया, उसमें क्या है लीवी के जो कार्य थे उनका क्रिटिसिज्म किया। और ईसा पूर्व 59 ईसा पूर्व से 17 की पुस्तक में अनेक कमजोरियों को उद्घाटित किया। नीबर का कथन था, मैंने जानबूझकर अथवा ईमानदारी से छानबीन किए बिना ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सच नहीं हो। तो नीबर का ये मानना था कि उन्होंने लीवी के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो जानबूझकर नहीं लिखा अथवा उन्होंने ईमानदारी से छानबीन करके ये सब कुछ जो लिखा है वो सच है। यूरोप के इतिहास लेखन की पद्धति विकसित करने में नीबर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन आधुनिक इतिहास लेखन के पिता इन्हें आधुनिक इतिहास लेखन का पिता भी माना जाता है। शुरुआत के लिए वास्तविक श्रेय रांके को दिया जाना चाहिए। 1824 में उनकी रांके की पहली पुस्तक कौन सी थी? द हिस्ट्री ऑफ द लातिनी एंड ट्यूटोनिक नेशन प्रकाशित हुई। रोंके का कथन था, इतिहास के जिम्मे अतीत के बारे में निर्णय लेने और वर्तमान को निर्देशित करने का काम सौंपा गया ताकि भविष्य को लाभ मिल सके। तो ये जो डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं ये हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती हैं। ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किसका कथन है। तो ये रांके ने कहा है कि इतिहास के जिम्मे अतीत के बारे में निर्णय लेने और वर्तमान को क्या है निर्देशित करने का काम सौंपा गया ताकि भविष्य को लाभ मिल सके। इतिहास लेखन के प्रति रांके की जो क्या अप्रोच थी, क्या दृष्टिकोण रहा, तो उसको देखेंगे। नंबर 1, अतीत को अतीत की शर्त पर समझना। तो रांके का यह मानना था कि अतीत को उसकी खुद की शर्तों पर ही समझा जाना चाहिए, वर्तमान की शर्तों पर नहीं। रांके की राय में इतिहासकारों को अतीत का अध्ययन करते समय वर्तमान केंद्रित सरोकारों से बचना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस काल का वह अध्ययन कर रहा है उस काल के लोगों के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे। रोंके और अनुभववादी धारा में इस विचार ने इतिहास बोध की अवधारणा की शुरुआत की। नंबर 2, इंद्रियों के जरिए ज्ञान की प्राप्ति। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंद्रियों के जरिए ज्ञान की प्राप्ति की बात किसने की? तो रांके ने की। रांके एक अनुभववादी थे जिनका मानना था केवल इंद्रिक अनुभवों के जरिए ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो जिनको इंद्रियों के अंदर इंक्लूड किया जाता है। काल विशेष की आत्मा को उद्घाटित करना। रांके स्रोतों के प्रति भी आलोचनात्मक रुख रखते थे और उन स्रोतों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते थे। वे जानते थे कि सभी स्रोतों का समान महत्व नहीं है, इसलिए उन्होंने स्रोतों की एक श्रेणीबद्धता की बात की। उन्होंने वरीयता से उन स्रोतों को रखा जो किसी घटना विशेष में मौजूद रहे हों। इन्हें प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, ये जो भी हम इतिहास लेखन करते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनका एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है अपने आप में। तो इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरी वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनसे उनको भी फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए और आपको मेरी वीडियोस किस प्रकार की लगे, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लाती रहूं। तो हम अब अगला टॉपिक पर बात करते हैं, संदर्भ के महत्व पर बात। तो रांके ने क्या है सबसे ज़्यादा रेफरेंस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, बल दिया है।
सभी वक्तव्यों और उक्तियों को प्रस्तुत करते समय उन सोर्सेज का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए जहाँ से उन्हें लिया गया है। तो रोंके का ये मानना है कि जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो उस जो टेक्स्ट बुक होती है या कोई भी सोर्स है उसके रेफरेंस को दिया जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो स्कॉलर्स हैं उसकी सत्यता के बारे में जान सकें। इससे पहले गिब्बन व अन्य इतिहासकारों ने इसका पालन किया था। तो रोंके से पहले किसने किया था? गिब्बन ने। हमने देखा था रोंके से पहले कौन कौन से इतिहासकार हुए? गिब्बन, वालेटर, होम। तो इन्होंने जो खामियां और कमियां की इतिहास लेखन में उनको सुधार करके यहाँ पर रांके ने प्रस्तुत किया है। तथ्यों के महत्व पर जोर। रांके ने तथ्यों और व्याख्याओं में भेद किया है। तो रांके ने सबसे ज़्यादा डेटाज पर बल दिया गया है। डेटा के बाद हमें इंटरप्रेट करनी चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने उन तथ्यों के महत्व पर जोर दिया जो स्रोतों में आधारित प्रमाणों से पुष्ट होती है। इतिहासकार का काम पहले जो डेटा होते हैं उनको प्रस्तुत करना है, फिर उनकी व्याख्या करना है। रांके की राय में इतिहासकार को ऐसे स्रोतों की तलाश नहीं करनी चाहिए जो उसकी हाइपोथीसिस या परिकल्पना की पुष्टि करे, बल्कि उसे स्रोतों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही अपनी परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। तो रांके का ये मानना था कि जो इतिहासकार है उसे क्या है, जो उसकी खुद की हाइपोथीसिस है, उसकी परिकल्पना है, उसको दूर रख के जो इतिहास लेखन है उसको तथ्यों के आधार पर ही लिखना चाहिए। जो उसकी खुद की भावनाएं हैं उन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो रांके की जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, हमसे पूछ ली जाएंगी कि रांके की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो फर्स्ट है द ओटोमन एंड द स्पेनिश एम्पायर्स इन दी 16th and 17th century. Second, the Pope of Rome. Third, their church and state in the 16th and 17th century or history of Reformation in Germany. तो रोंके और उनके अनुयायियों ने न केवल पेशेवर इतिहास के लिए पद्धति की स्थापना की थी। रोंके ने 1833 में बर्लिन विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट सेमिनार्स की शुरुआत की, जहां युवा शोधार्थियों को व्यवस्थित ढंग से क्या है ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको प्रशिक्षित किया जाता था। और 1840 के दशक में जर्मनी में विद्वानों के एक समूह को तैयार किया जो बहुत ही निष्ठावान थे और पेशेवर इतिहास लिखने में बहुत ही बिजी व्यस्त थे। इससे पहले भी 1823 में पर्सा की सरकार ने मोन्यूमेंटा जर्मेनिया हिस्टोरिका का प्रकाशन शुरू किया। अगस्त कोंटे के प्रत्यक्षवाद के विपरीत रांके की घटनाओं को सार्वभौमिकता पर नहीं बल्कि उसकी विचित्रता पर जोर दिया गया। 1848 आते आते सभी जर्मनी भाषी विश्वविद्यालयों ने इतिहास लेखन के लिए रांके पद्धति को अपनाया। 1817 के बाद यूरोप के अधिकांश देशों, अमेरिका और जापान में ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए रोंके के मॉडल को स्वीकार किया गया। तो किसने क्या है रोंके के मॉडल को स्वीकार किया? यूरोप के अधिकांश देशों में कौन कौन से थे? लाइक अमेरिका, जापान, इन्होंने क्या है रोंके की जो रोंकेवादी परंपरा है उसके मॉडल को स्वीकार किया। वैज्ञानिक इतिहास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। तो ये कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जो रोंके के मॉडल पर बेस्ड थी? तो नंबर 1 1859 में हिस्टोरिस के जेतेस्क्रिफ्ट नामक पत्रिका जर्मन भाषा में, 1876 में फ्रेंच भाषा में रेव्यू हिस्टोरिक, 1884 में इतालवी में रिविस्ता स्टोरिका इतालियाना और 1886 में जर्मनी में हिस्टोरिकल रिव्यू और 5th 1895 में अमेरिकन हिस्टोरिकल रिव्यू। तो हमसे क्या है एग्जामिनर क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है और पूछ सकता है कि इसको कालक्रम अनुसार इन पत्र पत्रिकाओं को जमाएं, इनका कालक्रम अनुसार इनको सजाएं। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता रहे। साथ में इस प्रकार की मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।